हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनटेक फ्यूजन। तो अक्सर देखा गया है काफ़ी लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग काफ़ी डाउट्स रहते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी के रिगार्डिंग है। तो जतिन, क्या थोड़ा सा आप इस पर लाइट डालेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग बेसिक क्या क्या है? तो घर में जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, सबसे पहले तो देखा जाता है थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर मींस योर सेल। एक साल में आपकी कितनी सेल है वो देखी जाती है। तो जीएसटी लॉ ने अपने आप में ये डिफाइन किया है कि एग्रीगेट टर्नओवर में वो क्या क्या इंक्लूड करेंगे और क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, एग्रीगेट टर्नओवर में आपका क्या क्या इंक्लूड होता है, दैट इज योर टैक्सेबल सप्लाईज, वो गुड्स एंड सर्विसेज जिन पे जीएसटी लगता है। देन आपका एग्जेम्प्ट गुड्स, वो गुड्स और सर्विसेज जो कि जिसके ऊपर आपका जो है वो टैक्स नहीं लगता है, या तो गवर्नमेंट ने उनको एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रखा है या उस पे रेट ऑफ टैक्स जो है वो जीरो। थर्ड आपका रहता है इसके अंदर एक्सपोर्ट ऑफ सेल्स, जो आपका सेल्स जो आप एक्सपोर्ट करते हैं वो भी इसमें एग्रीगेट होती है। इन सब का टोटल देखा जाता है, अगर ये किसी भी साल में आपका थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है तो उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है। और ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं ये स्टेट वाइज वेरी करती हैं डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स। गवर्नमेंट ने हर स्टेट के लिए अपनी एक थ्रेशोल्ड लिमिट रखी है। फॉर एग्जांपल, दिल्ली में जो आपकी 40 लाख की है इन केस ऑफ गुड्स, एंड इन केस ऑफ सर्विसेज इट इज 20 लाख रुपीस। अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश या मेघालय की, तो उस केस में जो आपका क्या कहते हैं गुड्स हैं उसके केस में 20 लाख रुपीस है और सर्विसेज के केस में भी 20 लाख रुपीस। ऑन दी अदर हैंड मिजोरम, त्रिपुरा, अगर मैं इन सब में देखूं तो इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 10 लाख रुपए। तो अच्छा, क्या जतिन सिर्फ टर्नओवर ही एक क्राइटेरिया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? नहीं कर, बेसिक क्राइटेरिया जो है वो टर्नओवर है। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट ने कुछ कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स को मैंडेटरी किया है कि उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर। फॉर एग्जांपल, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, उनको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। और जो पर्सन है जो उन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू अपना सप्लाई और सर्विस या गुड्स कर रहे हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई एजेंट है किसी रजिस्टर्ड पर्सन का, उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। अगर कोई बंदा जिसके ऊपर लायबिलिटी आती है रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स को पे करने की, उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। एंड नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स। अच्छा, तो जतिन किन किन पर्सन्स को या बिजनेसेस को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है? तो जैसे कि गरज मैंने आपको पहले बताया कि जैसे कि एक लिस्ट दी है जिनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, वैसे ही एक और लिस्ट है जिसके अंदर गवर्नमेंट डिफाइन करती है जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। उनमें से सबसे पहले हैं वो टैक्स पेयर्स या वो ट्रेडर्स या वो बिजनेस जो कि एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाईज में डील करते हैं। और उसके अलावा अगर कोई पर्सन सिर्फ सर्विसेज या गुड सप्लाई कर रहा है जिस पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, उसको भी कराने की जरूरत नहीं। और कोई एग्रीकल्चरिस्ट हो जो कि अपनी लैंड पे कल्टीवेशन करके उसको सप्लाई कर रहा हो, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। अच्छा जतिन, जैसे आपने बोला कि जो पर्सन नॉन टैक्सेबल सर्विसेज दे रहा है या ओनली एग्जेम्प्ट सर्विसेज दे रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। बट मान लो कोई पर्सन है जो कि गुड्स बेच रहा है, वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी का है, नॉन टैक्सेबल है, ठीक है, और साथ में वो एक और गुड्स बेच रहा है या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कि जो टैक्सेबल कैटेगरी का है। फॉर एग्जांपल 38 लाख की सेल है जो कि एग्जेम्प्ट कैटेगरी की है और 4 लाख की सेल है जो कि टैक्सेबल कैटेगरी की है। तो जैसे आप थ्रेशोल्ड लिमिट बता रहे थे, क्या वो इस रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी मतलब लायबल हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट, आपके एग्जांपल में वो बिल्कुल लायबल हो जाएगा। इसके अंदर स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया है वो पर्सन जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ नॉन टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट सप्लाईज दे रहे हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर। लेकिन अगर कोई बंदा एग्जेम्प्ट कैटेगरी के गुड्स या नॉन टैक्सेबल कैटेगरी के गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है और साथ साथ वो टैक्सेबल सप्लाईज भी दे रहा है, तो उस केस में 40 लाख का एग्रीगेशन देखना पड़ेगा। और आपके केस में जैसे टोटल टर्नओवर जो है 42 लाख रुपीस हो जाएगी, तो आपके केस में उस बंदे को रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। तो लॉ ने जो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन दी है, जैसे कि मैंने पहले बताया, उसके अंदर आपको टैक्सेबल सप्लाईज, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज या एग्जेम्प्ट सप्लाईज और एक्सपोर्ट सप्लाईज तीनों को एग्रीगेट करके देखना है क्या वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है कि नहीं। अच्छा, तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ जो मैंने भी एग्जांपल लिया है थ्रेशोल्ड लिमिट का, वो सिर्फ दिल्ली के लिए है, हर स्टेट का अलग वेरी करता है। अच्छा जतिन, अब आप हमें ये बताइए कि क्या एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑल ओवर इंडिया चल सकता है?
नहीं, कभी इसमें इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। जीएसटी से पहले ये चलता था कि आप अगर वैट के अंदर एक रजिस्ट्रेशन करा लो और एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन करा लो तो आपका वो ऑल ओवर इंडिया चल जाता था। लेकिन जीएसटी इंट्रोडक्शन के बाद आपका स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया। अब आपको हर स्टेट में अलग रजिस्ट्रेशन कराने की मैंडेट है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा बिजनेस है दिल्ली के अंदर और मैं एक ब्रांच खोलना चाहता हूँ हरियाणा के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मुझे उन दोनों स्टेट्स में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, प्रोवाइडेड मैं उस स्टेट से कोई टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा जतिन, अब आप ये बताओ कि क्या एक ही स्टेट के अंदर मल्टीपल जीएसटी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं बात करूं मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस की एक स्टेट के अंदर, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। पहली चीज ये है कि आपके जो बिजनेस वर्टेक्स होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आपको अपने लेवल पे भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस की जरूरत है या आप एक से ही काम कर सकते हो। बिकॉज कहीं ना कहीं जब मैं मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस कराऊंगा तो मेरे पे कंप्लायंस बर्डन और कंप्लायंस कॉस्ट का बर्डन, दोनों का बर्डन है। तो ये जो क्लाइंट है उसको अपने आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा कि उसके लिए क्या बेनिफिशियल। अच्छा जतिन, अब आप हमें ये बताओ कि किसी बिजनेस की टर्नओवर, अभी नया नया बिजनेस है और अभी टर्नओवर 1 रुपए की भी नहीं है, क्या वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। जीएसटी के अंदर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का भी प्रोविजन है। अगर किसी बिजनेस को लगता है उसके बिजनेस को बेनिफिशियल होगा अगर वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले ले तो वो वॉलंटरली भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें एक चीज है कि अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया वॉलंटरली तो आपको हर बिजनेस जो आपका हर स्टेट में प्रेजेंट है आपको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में ये नहीं बोल सकते कि मेरी अगर 10 स्टेट में प्रेजेंस है तो मैं सिर्फ एक ही स्टेट में रजिस्टर कराऊंगा क्योंकि मैं वॉलंटरली हूं। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि मेरे कुछ क्लाइंट्स में मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि उनको कंफ्यूजन रहता है कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के बाद क्या उनको रिटर्न्स फाइल करनी मैंडेटरी है और क्या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी उनको थ्रेशोल्ड जो टैक्स लगाने के लिए थ्रेशोल्ड बताई गई है उसका बेनिफिट मिलता है। तो इसका आंसर है नो। अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा ली है तो आपका टर्नओवर है या नहीं है, आपको रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। आपका अगर टर्नओवर नहीं है तो आपको नील रिटर्न फाइल करनी है, अगर टर्नओवर है तो आपको उसके हिसाब से रिटर्न फाइल करनी है। और दूसरी चीज ये कि अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो भी आप टर्नओवर आपकी होती है उसके ऊपर आपको टैक्स रेट लगाना ही लगाना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपको थ्रेशोल्ड लिमिट का कोई बेनिफिट नहीं होता। जो 40 लाख और 20 लाख की थ्रेशोल्ड है उसका आपको कोई एडवांटेज नहीं है जब आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए जा चुके हैं। अच्छा जतिन, एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमारे पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हैंडी होने चाहिए? तो कभी देखो, कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपकी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। बेसिक डॉक्यूमेंट सेम ही रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती जाएगी वैसे वैसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, सोल प्रोप्राइटर के लिए आपको कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट एडिशनल में चाहिए होगा, ऐसे ही पार्टनरशिप है, ऐसे ही कोई और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं सोल प्रोप्राइटर की, जो हमें बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, एक सोल प्रोप्राइटर की फोटोग्राफ, आधार, पैन और जो एड्रेस प्रूफ है जहां पे वो अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जिस एड्रेस पे बनाना चाहता है उसका एड्रेस प्रूफ हमें चाहिए होता है। तो इन एड्रेस प्रूफ के लिए भी हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। कुछ गलतियां जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल करते हुए कई लोग करते हैं जिसकी वजह से उनको फिर आगे ऑब्जेक्शन से कोई रेज हो जाती है। बेसिकली आप कह रहे हैं प्रोप्राइटरशिप के लिए, एक पार्टनरशिप के लिए, कंपनी के लिए केवाईसी नॉर्मली सबकी सेम होती है, बट कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायर्ड हो सकते हैं। राइट। फॉर एग्जांपल, अब मैंने सोल प्रोप्राइटर का बताया, अगर मैं एक पार्टनरशिप, एलएलपी और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करूं तो उनमें उनका पार्टनरशिप डीड, एलएलपी के केस में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्राइवेट लिमिटेड के केस में भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये एडिशनल हो जाता है। जो आपके पार्टनर्स या डायरेक्टर्स हैं उनके केवाईसी वो एडिशनल हो जाता है। तो ये सारी चीजें एडिशनल हो जाती हैं। फिर एक अदर देन सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें आपका एक ऑथराइजेशन लेटर भी लगता है कि बिकॉज दीज आर आर्टिफिशियल पर्संस एज पर लॉ,
तो इनके बिहाफ पे साइन कौन करेगा? तो उसके लिए एक ऑथराइजेशन लेटर देना पड़ता है कि हाँ ये पार्टनर या ये डायरेक्टर जो है हम ऑथराइज कर रहे हैं कि ये जीएसटी एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप और कंपनी और एलएलपी वो साइन करेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो एडिशनली लग जाते हैं। ओके। अच्छा जतिन, जैसे आपने बताया कि ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, तो क्या डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी कोई क्वेरी लग के आ सकती है? बिल्कुल, जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी क्वेरी लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल कभी स्कैनिंग में कोई प्रॉब्लम होती है या डॉक्यूमेंट जो है वो इनकम्प्लीट होते हैं। फॉर एग्जांपल पास्ट एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि हम लोग जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए हम कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं तो उसमें जो एक्चुअल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है उसका हम आईडी प्रूफ नहीं लगाते। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट रेगुलर बेसिस पे इस पे क्वेरी रेज करता है कि आपका जो ओनर है, जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है या जो आपका लैंडलॉर्ड है, उसका आपको आईडी प्रूफ भी साथ में लगाना मैंडेटरी है। अच्छा जतिन, आप हमें थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दीजिए, प्रोसेस क्या है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का? तो इसमें प्रोसेस जो है वो ज्यादा कम्बरसम प्रोसेस नहीं है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन टुडे। तो इसमें जो पहला स्टेप रहता है हमारा कि हमारी बेसिक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे फॉर एग्जांपल पैन नंबर और लीगल नेम और ईमेल आईडी एंड फोन नंबर जो हम रजिस्टर करना चाहते हैं उसके ऊपर हम टीआरएन नंबर जनरेट कर लेते हैं। तो टीआरएन नंबर जनरेट होने के बाद हम लोगों को जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना होता है और उसके बाद जो एप्लीकेशन होती है उसके अंदर हमें सारी डिटेल्स फिल करनी होती है। तो लॉगिन करने के बाद आपको उसके अंदर जो डिफरेंट टैब्स होंगे उसमें आपको अपनी इंफॉर्मेशन डालनी होगी और जो प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स हैं या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना पड़ेगा। अपने गुड्स या सर्विसेज जिसमें भी आप डील करना चाहते हो आपको उसके डिटेल्स देने पड़ेंगे बीच में विद एचएसएन एंड सैट कोड। उसके बाद आपको उसको एप्लीकेशन को वेरीफाई करने के बाद आपका एक एआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा दैट विल बी यूज्ड फॉर फ्यूचर करस्पॉन्डेंस। अच्छा तो जतिन, एआरएन नंबर जनरेट हो गया, उसके बाद कितना टाइम और लग जाता है जीएसटी नंबर आने में? अगर आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कोई क्वेरी नहीं आती या कुछ नहीं आता तो विद इन 7 to 8 डेज आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। आने को उससे पहले भी आ सकता है लेकिन जो मैक्सिमम टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है दैट इज 7 डेज। लेकिन अगर बीच में कोई ऑफिसर उसके ऊपर कोई क्वेरी रेज कर देता है या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग लेता है तो उस केस में आपका टाइम पीरियड जो है वो 7 या 8 दिन से लेके हम लोग 15 दिन तक भी क्लाइंट को बोलते हैं कि आपका जो है 15 दिन तक का भी टाइम लग सकता है जीएसटी सर्टिफिकेट आने में। अच्छा, जैसे आपने बोला कि सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, तो पहले वैट के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन होती थी, क्या जीएसटी भी ऐसा होता है? जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था जीएसटी रजिस्ट्रेशन आने का, जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था और इनिशियली सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही था, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता था। लेकिन अब आधार ऑथेंटिकेशन के बाद भी फिजिकल वेरिफिकेशंस होते हैं। ऑफिसर आपके प्रीमाइसेस में आएगा, वो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपने वहाँ पे अपलोड किए हैं, KYC और अगर कोई रेंट एग्रीमेंट या कोई आपका सप्लायर का एग्रीमेंट है, वो ही और शी हैज द पावर to check those documents और उनकी फोटो खींच के उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट में लगती है। अच्छा ठीक है जतिन, इस जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर ना अपने व्यूअर्स के लिए एक अलग से डिटेल वीडियो निकालें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल निकालेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट मैं अपने क्वेश्चन में चलता हूँ कि एक पर्सन अगर लायबल हो जाता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एज पर लॉ, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो नहीं करता या भूल जाता है या ध्यान नहीं देता, तो उसके लिए क्या पेनल्टीज हैं? बिल्कुल अगर आपके ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ जाती है और आप रजिस्टर नहीं कराते हो तो लॉ में उसका भी प्रोविजन है कि आपके ऊपर पीनल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उस चीज के। तो उसकी पीनल कॉन्सिक्वेंसेस के केस में वो 100% पेनल्टी ऑफ योर टैक्स अमाउंट जो भी लायबल हो आप पे करने के, ये और मिनिमम ऑफ 10,000 वो लेवी कर सकता है। अच्छा, तो अब मेरा आज का लास्ट सवाल कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमने करा लिया, नंबर भी आ गया, जीएसटी नंबर हमारे पास आ गया, अब उसके बाद हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है क्योंकि इसके ऊपर ही मेजर कंफ्यूजन या लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों के प्रति। एक बार आपका जीएसटी नंबर आने के बाद आपको कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपको एक साइन बोर्ड लगवाना पड़ता है अपने प्रीमाइसेस के बाहर जिसके ऊपर जीएसटी नंबर लिखा होना चाहिए। उसके ऊपर आपका नाम आना चाहिए, आपका एड्रेस आना चाहिए, आपका जीएसटी नंबर इज मैंडेटरी। फिर आपको प्रीमाइसेस की एंट्रेंस के ऊपर ही अपने सर्टिफिकेट की कॉपी लगवानी है, दैट इज आल्सो मैंडेटरी। आपके इनवॉइसेस के ऊपर आपका जीएसटी नंबर आ रहा होना चाहिए, ये भी मैंडेटरी है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अक्सर लोग
निगलेक्ट कर देते हैं या इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, और इसके ऊपर फिर बाद में वो जाके उनको पेनल्टीज लग जाती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने कोशिश करी थी सारे एस्पेक्ट्स कवर करने की जो कि हमने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।